गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक इमिग्रेशन के रिलेटेड है, मींस स्टूडेंट वीज़ा के। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मिस्टर सुमित जी हैं जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं, उनके पास जा रहा हूं, तो मैं वहां पे पहुंच चुका हूं और मिस्टर सुमित कुमार जी वो आ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुमित जी, क्या हाल है जी? हेलो गौरव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेलो तो व्यूअर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट वीज़ा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपके मन में काफ़ी सवाल जो हैं वो डाउट्स आज मिस्टर सुमित कुमार सारे क्लियर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने में इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ जी सुमित जी, सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट वीज़ा है क्या ऑस्ट्रेलिया का? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। स्टूडेंट वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के, हम अगर वीज़ास की बात करें तो डिफरेंट तरह के वीज़ा होते हैं जिसको हम टेम्परेरी वीज़ास कहते हैं या परमानेंट वीज़ास कहते हैं, या और भी तरह के वीज़ास होते हैं जिसमें स्किल नॉन स्किल सब आते हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक टेम्परेरी वीज़ा है जो ओवरसीज स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आके अपनी स्टडीज़, वो वोकेशनल सेक्टर की हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की हो, चाहे वो रिसर्च हो, वो अपनी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। वो जो वीज़ा होता है उसको हम स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। ठीक है। और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अगर +2 के बाद किसी बच्चे ने आना है या बैचलर के बाद कोई मास्टर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, स्टूडेंट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो काफ़ी डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एज़ पर मैं अगर आपको लेजिस्लेशन की बात करूं, जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसको नंबर से चलता हूं। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि इंग्लिश की। देखिए, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे आना चाहता है, वोकेशनल सेक्टर में आना चाहता है या हायर एजुकेशन सेक्टर में आना चाहता है, तो उसको इंग्लिश देना पड़ता है। ठीक है। जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपके पास 5.5 ओवरऑल बैंड होने चाहिए। ठीक है। अगर स्टूडेंट के पास 5.5 ओवरऑल बैंड नहीं है, 5 बैंड हैं आइलेट्स में, तो उसको 10 वीक का जो है एली कोर्स लगता है। ठीक है। उसके साथ उसकी वो रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है, सब्जेक्ट टू अगर वो अपना वो एली कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। अगर वो 5 भी नहीं ले सकता है, उसके पास 4.5 बैंड है, तो डिपार्टमेंट उसको 20 वीक की एली कोर्स लगाना मैंडेटरी है। उससे नीचे का एली कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 4.5 पे 20 वीक की और 5 बैंड पे 10 वीक की और 5.5 ओवरऑल पे विदाउट एली कोर्स आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस पे वो बच्चा बैचलर में आ रहा है या मास्टर वालों के लिए भी सेम ही देखिए, रिक्वायरमेंट? बैचलर हो, मास्टर हो, वोकेशनल डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में बैचलर में आ रहा है या मास्टर्स में आ रहा है, तो उस वक्त इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि अगर बच्चा नर्सिंग में आ रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट 7 ईच है। ठीक है। विदाउट गेटिंग अ 7 ईच, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आपको ऑफ़र लेटर या सीओई नहीं देता है। ऐसे ही अगर आप किसी और कोर्स में आते हैं, नॉर्मली जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है बैचलर्स की यूनिवर्सिटीज़ की, वो 6 से 6.5 बैंड है और मास्टर्स में 6.5 बैंड के करीब है। ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ की है। तो यूनिवर्सिटी से इट्स अ 2 स्टेप वे। यूनिवर्सिटी से ऑफ़र या कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेने के लिए आपको उनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, और डिपार्टमेंट से वीज़ा लेने के लिए आपको डिपार्टमेंट की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे के 6 हैं, मास्टर में आना चाहता है, 6.5 की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है, जी। तब कोई वो एलई ले सकता है? देखिए, उस केस में वो इंग्लिश का कोर्स ले सकता है। ठीक है। बट यूनिवर्सिटीज़ भी इंग्लिश का कोर्स करवाती हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इंग्लिश का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद उसका वो हो जाता है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कहें हम नहीं। कि जी। अगर आपके स्कोर कम है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जी, सकती है? जी, 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 मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड ही लेती है। लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 6.5 की लेती हैं, तो असेसमेंट लेवल 2 या असेसमेंट लेवल 3 की यूनिवर्सिटी 6 पे भी एडमिशन देती हैं। ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी कोई वीज़ा लगने में कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये इनके लेवल का फ़र्क है, कुछ ऐसा तो देखिए, नहीं है? लेवल मैटर करता है, क्योंकि लेवल, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो लेवल 2 तरह से असेस करता है। एक है कंट्री ऑफ पासपोर्ट, जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उसका असेसमेंट लेवल क्या है, और दूसरा यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल क्या है। नॉर्मली होता है क्या है कि अगर आप असेसमेंट लेवल 1 की कंट्री से आके असेसमेंट लेवल 1 के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ़ंड्स के रिलेटेड डिपार्टमेंट इज़ वेरी लीनिएंट। बट अगर आप असेसमेंट लेवल 3 से हैं, 1 में जा रहे हैं, तब भी डिपार्टमेंट फ़ंड्स को लेके इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बट अगर आप असेसमेंट लेवल 3 कंट्री से आके असेसमेंट लेवल 3 पे ही जा रहे हैं इंस्टीट्यूट पे, तो डिपार्टमेंट आपकी इंग्लिश, आपकी जेन्युइनिटी, आपका
आपका बाकी जो पुराना जीटीई है वो सारा चेक करता है, उसी के बाद ही वो वीज़ा ग्रांट करता है। ठीक है। फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? अगर आम तौर पे जो मास्टर वाले बच्चे आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो ज़्यादातर अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं। जी। उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है? और अगर कोई सिंगल आ रहा है बच्चा +2 के बाद, तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? देखिए, जो रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन करी हुई है वो क्लियरली डिफ़ाइन करी हुई है। उसमें ये है कि अगर वो सिंगल की पहले बात करता हूँ, अगर सिंगल बच्चा बैचलर्स में आ रहा है या मास्टर्स में आ रहा है, तो उसमें जो उसके लिविंग एक्सपेंस हमने डिपार्टमेंट को दिखाने हैं, $21,041 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, वो उसके लिविंग एक्सपेंस होते हैं। उसके सिवा उसको अपना ट्रैवल एक्सपेंस दिखाना होता है, दैट इज़ अराउंड $2,000, प्लस उसके साथ उसको अपनी 1 साल की कोर्स की फ़ीस दिखानी होती है। इट रेंज, अगर वो बैचलर्स की बात करूँ तो अगर आप 60,000 का कोर्स है, तो अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ के चलिए $20,000 1 साल की फ़ीस होगी, तो वो आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। एक और सवाल कि +2 के बाद जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी नॉर्मली बैचलर की 1 साल की कितनी फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली? और जो मास्टर में आ रहे हैं, उनकी 1 साल की अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस रहेगी? देखिए, मास्टर की ऑन एन एवरेज अगर मैं फ़ीस की बात करूं, इट्स डिपेंड अपॉन केस टू केस, बट ऑन एन एवरेज 30 से $35,000 1 साल की फ़ीस होती है। और जो अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो वो 25,000 के करीब एवरेज 1 साल की फ़ीस होती है। ठीक है। आज के टाइम में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है? बच्चे अभी अपनी होम कंट्रीज़ में हैं, प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने की, जी। तो वीज़ास लग रहे हैं अभी? देखिए, ऑफशोर वीज़ास लग रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि वीज़ास ग्रांट आ रहे हैं, बट बच्चों को, इवन दो कि अगर बच्चों को वीज़ा ग्रांट मिल जाता है, तो बच्चे ऑस्ट्रेलिया एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक कि बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपना बॉर्डर्स क्लोज रखे हुए हैं, तो कोई भी टेम्परेरी वीज़ा होल्डर जिसके पास एग्जाम्पशन नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं जो ऑफशोर से हैं, बच्चे वहाँ पे एनरोल होकर अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। वीज़ा आने के बाद जब बॉर्डर खुल जाएंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया एंटर कर सकते हैं, और बाकी की जो उनकी स्टडीज़ होगी वो यहाँ पे आके आराम से कर सकते हैं। अच्छा सुमित जी, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसको छोड़ के? देखिए, जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जो होता है वो स्टूडेंट वीज़ा का आप कह लीजिए एक तरह से बैकबोन होता है। डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, और जब भी वो एप्लीकेशन असेस करते हैं तो जीटी को बहुत थॉरली उसको असेस करते हैं। अब जीटी में क्या आता है? जीटी में सबसे पहला ये है, समझने वाली बात है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है दैट इज़ अ टेम्परेरी वीज़ा। टेम्परेरी वीज़ा मीन्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आप यहाँ पे आके पढ़िए, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको उसमें आप इजाफ़ा करिए। बट उसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे और पढ़ के वापस अपनी कंट्री वापस जाएंगे। आप यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए या आगे फर्दर कोई वीज़ा डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब जीटी में जब डिपार्टमेंट असेस करता है तो उसके कई डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि वो चेक करते हैं कि आपने अपनी होम कंट्री में क्या पढ़ाई करी है, आपके वहाँ पे पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपके वहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस क्या हैं, अगर जो कोर्स करना आ रहे हैं उसके आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आपकी होम कंट्री में, और उसके सिवा आप ऐसे कौन से और रीज़न हैं जो आपको पुश करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में ना रहें बल्कि आप पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ से वापस चले जाएं। तो वो जो उस जीटी के डॉक्यूमेंटेशन या जीटी की जो डिटेल्स होती हैं, डिपार्टमेंट उसको वेरी क्लोजली उसको जो है वो असेस करता है, उसके बाद ही अपना डिसीज़न देता है। अगर मैं नॉर्मल सर्कमस्टांस में बात करूं, मोस्टली अगर जो हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट अपनी रिफ्यूज़ल लेटर्स लेके आते हैं ऑफ शोर से या ऑन शोर से, तो जो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स होती हैं वो जीटी के बेसिस पे ही होती हैं, क्योंकि जीटी जो है इट्स अ डिस्क्रिशन। तो इसलिए जीटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप जीटी को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं दैट शुड बी जेन्युइन, और उसको जो स्टेटमेंट के साथ साथ उसके सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए, ताकि केस ऑफिसर को ये कन्विंस करने में मुश्किल ना हो कि जो आप लिख रहे हैं और जो आप उसको सपोर्टिंग एविडेंस दे रहे हैं वो मैच कर रहे हैं, उसमें कोई भी लूप होल नहीं है। ठीक है, यानी यही बेस मान के चलें वीज़ा लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चा यहाँ पे आ भी गया और आगे उसने फर्दर और वीज़ास यहाँ पे फाइल करता है आफ्टर स्टडी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है, ये जो क्राइटेरिया है जीटी का, ये है स्टूडेंट वीज़ा का। स्टूडेंट वीज़ा में डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है आप पढ़ेंगे वापस जाएंगे।
बट उसी के साथ साथ अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर बच्चा यहाँ पे बैचलर्स करता है या मास्टर्स करता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही उसको 485 जिसको हम टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं उसको डालने के लिए उनके पास अगला पाथवे देती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो यहाँ पे आता है उसको वापस जाना है, बट उसको स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये दिखाना है कि वो वापस जाएगा और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे यहाँ पे पढ़ाई करने के। उसके बाद अगर उसकी एलिजिबिलिटी 485 की है तो वो 485 डाल सकता है। इन द मीन टाइम पढ़ाई ख़त्म करके 485 के बाद इवन दो अगर उसकी एलिजिबिलिटी पीआर की बनती है तो वो डाल सकता है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा पे बोला था कि हम वापस जाएंगे बट आप यहाँ पे परमानेंट वीज़ा डाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो चाहता है कि पीआर मिल जाए, बट बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया को लेके ये कहते हैं कि यहाँ पे पीआर नहीं मिलती, ऐसा कुछ है? देखिए पीआर आज की अगर मैं बात करूं, कोविड ने बहुत सारे सिनेरियोस चेंज कर दिए हैं, पीआर टफ हुई है। बट अभी जो डिपार्टमेंट है वो या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो क्रिटिकल सेक्टर को फोकस कर रहे हैं, वो क्रिटिकल सेक्टर में ज़्यादा लोगों को पीआर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पीआर यहाँ पे मुश्किल भी है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट का अपना फोकस कहाँ पे है। जो आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे कुछ भी स्टडीज़ करने को आते हैं जिसमें जो उनके फ्यूचर के रेलेवेंट है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं बट जो जॉब है वो जॉब अपने उस रेलेवेंट स्टडीज़ के सेक्टर पे नहीं करते हैं, वो दूसरे सेक्टर में करते हैं। क्योंकि बट उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आगे आपने पीआर जाना है तो वो स्किल्ड पाथवे है या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पाथवे है, तो उसमें डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जो आपके पास अगर जो क्वालिफ़िकेशन है तो आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस भी है वो आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। कि अगर आपके वो एक्सपीरियंस वो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में नहीं है तो फिर आपके वो जो पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। देन उसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो फिर स्ट्रगल करता है पॉइंट्स को लेके। तो अगर आपके पॉइंट्स मीट नहीं होते हैं तो फिर पीआर आपके लिए इतनी टफ होती जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका। धन्यवाद गौरव जी। तो जैसे कि आपने सुना कि मिस्टर सुमित कुमार ने, जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में इनका ऑफिस है, इन्होंने हमें स्टूडेंट वीज़ा की सारी जानकारी दी। हमें इंग्लिश की कितनी रिक्वायरमेंट है, बैचलर या मास्टर में कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने चाहिए ताकि आपका वीज़ा आ सके और आप यहाँ पे कैसे पीआर ले सकते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने हमें जानकारी दी है।